अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी है। अभी हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को ही स्टडी कर रहे हैं, जिनमें से इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस और करियर्स इन बायोलॉजी को हम स्टडी कर चुके हैं। और आज हम फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इन लेवल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। पहले पहले जब बायोलॉजिस्ट फिनोमिना ऑफ लाइफ को स्टडी करते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाता था और इस सारे डाटा को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना लेवल्स बना दिए जाएं, ताकि उनके पास जो डाटा है उनका कुछ पता लग सके, उनकी कोई तरतीब हो। अब जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को तरतीब देना, मुनज़्ज़म करना। अब फर्स्ट लेवल पे देखिए उन्होंने क्या रखा, सबसे छोटा पार्टिकल यानी एटम। अब एटम में टू वर्ड्स उन्होंने रखे, ए फॉर नॉट और टर्म मीन कट, यानी जिसको कट नहीं किया जा सकता उसे उन्होंने एटम कह दिया। एटम को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि जिस तरह एक डॉट लगा लें पेज पे, आप क्या उसको डिवाइड कर सकते हैं? हम एक डॉट को डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसी तरह एक एटम है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ आपको समझाने के लिए एक स्केच मैंने बनाया है। सबसे पहले मैटर आ जाएगा यानी मादा। अब मादा जो है वो है क्या? हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे हम मादा कहते हैं। अब वो चीज़ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। अब इसको समझने के लिए एक मिसाल देती हूँ। जैसे कि आप लोग पढ़ने जब बैठते हैं, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि आपने भी जगह घेरी हुई है और आपका वज़न भी है, तो आप क्या हुए? मादा। फिर क्या होगा? आपके सामने बुक्स पड़ी हुई हैं, नोट्स हैं। अब बुक्स और नोट्स का भी वज़न होगा, जगह भी उन्होंने घेरी हुई है, ये भी मादा हो गई। अब आपके हाथ में पेंसिल है कोई भी, ठीक है, अब वो भी एक मादा है। आप देखिए कि ये जो मादा है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसको हम एलिमेंट्स कह देंगे। और हर एलिमेंट जो है ना वो सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। जिस तरह एक पेंसिल है, अब पेंसिल खुद क्या है? एक मादा है, लेकिन वो किससे मिलकर बना है? बहुत सारे एटम से। और एटम भी कौन से होंगे? सिंगल काइंड ऑफ एटम। यानी इसका मतलब हुआ कि जो एक एलिमेंट है वो बहुत सारे छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बनता है, जिसको हम एटम्स कह देते हैं। अब एटम चूँकि खुद बहुत छोटा ज़र्रा है, अब वो भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, जिनको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखें कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे पास टू पार्टिकल्स होंगे, जिसे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ई फॉर एग्जिट, एग्जिट का मतलब तो बाहर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर होगा न्यूक्लियस से। अब हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं एलिमेंट्स को, जिसको हमने अभी देखा कि जो एक मादा है, जिस तरह हम एक मादा है, हम किससे मिलकर बने हैं? एलिमेंट से। अब टोटल जो है नेचर में वो 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। अब उनमें से सिर्फ 16 ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स यानी बॉडी में जो प्रेजेंट है, बॉडी मैस जो हमारा बनाते हैं, वो 16 है। अब इन 16 की अगर मज़ीद डिवीजन की जाए तो उसमें हमारे पास 6 और 10 आएंगे। अब हम देखते हैं कि जो कप है यानी 6 हैं वो क्या बनाएंगे? ज़्यादा पोर्शन बॉडी का, 99%। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह देखें ऑक्सीजन है, हमें कितनी ज़रूरी है ऑक्सीजन। कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। और अब 16 में से जो 10 बाकी बचेंगे ना, वो सिर्फ 1% बनाएंगे। और इसको याद रखने के लिए देखिए 1 0 है ना, तो उसको हम 0 1 कर देंगे, ठीक है। पहले 1 0 है, फिर हम 0 1% कर देंगे। और ये देखें कैसी ट्रिक मैंने बताई, आपको फ़ौरन याद हो गया होगा ये। अब ये जो 10 है इनके भी आपको नाम आने चाहिए। जिस तरह पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन।
अब हम अगर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें इन 16 एलिमेंट्स की जो मिलकर 100% हमारा प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, इसकी डायग्राम देखें, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने इसको सर्कल कर लेना है। फिर ये देखिए ऐसे लाइन लगानी है, सेंटर में इस तरह बिल्कुल सीधी ले आनी है और इधर साइड पे कर देना है इसको। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने कम वालों से स्टार्ट करना है। देखिए किस तरह मैंने वो लगाए हैं, कम कम, पहले कम, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर आपने जो है इस तरह से इसकी डिवीजन कर लेनी है। अब यहाँ फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे कि 1% है जो कि अदर्स बना रहे हैं, यानी जो 10 थे ना, ये जो 10 ऊपर मैंने मेंशन किया है, ये बना रहे थे ना 1, तो ये अदर्स में आ जाएगा, यानी इसको हमने मेंशन नहीं किया। जो ऊपर वाले 6 होंगे ना, हम फिर आप 6 जो है वो मेंशन करेंगे। अब जो ऊपर तरतीब में लिखी है ना, हम उसको, अब पहले हमने ऑक्सीजन से स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस से। फास्फोरस सबसे कम है, 1% है, वो लिख देंगे। फिर कैल्शियम है, वो 2 है, 1 2, ठीक है। और फिर आगे आ जाएगा नाइट्रोजन, वो 3 है। तो इस तरह से देखिए 1 2 3। अब नेक्स्ट जो है वो 3 आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं फिगर उसकी। हाइड्रोजन जो है वो 10 है, कार्बन जो है वो 18 है, और ऑक्सीजन जो है वो 65, यानी सबसे ज़्यादा। ये आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बायो एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और परसेंटेज क्या है उनकी। एमसीक्यू में भी किसी एक की परसेंटेज आपसे पूछ सकते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन है, ये कितने परसेंट है हमारी बॉडी में, ये भी आ सकता है। अगर आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, आपने सबसे पहले इसी की इस तरह से ऊपर नेम लिखने हैं। इसी तरह जो 6 बायो एलिमेंट्स है उसके भी नेम आपने मेंशन कर देने हैं, और जो 10 वाले हैं उसके भी नेम। और बाद में आपने ये वाली डायग्राम जो मैं बना रही हूँ ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। डायग्राम जो है आप कोशिश किया करें कि हर एक की डायग्राम आप लाजमी बनाएं। इसके लिए मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि आप लोग एक डायग्राम को कम से कम 5 दफ़ा बनाकर ज़रूर देखा करें रफली। बहुत सारे स्टूडेंट जब हायर क्लासेस पे जाते हैं तो वो यही शिकवा कर रहे होते हैं कि हमें डायग्राम्स तो आती नहीं है, हम बना ही नहीं सकते। तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते? आप लोगों ने ट्राई ही नहीं किया कभी। अगर एक साइंस स्टूडेंट डायग्राम नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? इसलिए प्लीज़ डायग्राम बनाने पे आप फोकस करें। कुछ टीचर्स जब पेपर की चेकिंग करते हैं तो वो देखते हैं कि इस बच्चे ने डायग्राम बनाई है, तो उस डायग्राम बनाने के ही उसको फुल मार्क्स दे देते हैं। यानी उनके लिए आसानी हो जाती है, उन्हें पूरा पढ़ना नहीं पड़ता, आराम से वो डायग्राम देखते हैं कि हाँ इसने सब कुछ मेंशन किया, तो इसको उसके फुल मार्क्स दे दें। जो आपने लिखा है उसमें तो आपकी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर आपने अच्छी सी डायग्राम बना दी है, उसकी लेबलिंग कर दी है, तो उसमें कोई मिस्टेक के कोई चांस है ही नहीं। तो आप सोचें कि डायग्राम बनाने से आपके कितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ ये भी मेंशन कर दिया कि एमसीक्यूज जो है वो कौन से आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको कौन से आ सकते हैं, इसलिए आप प्लीज़ इनको नोट कर लें। अब सेकेंड लेवल हम देखते हैं जो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब जो पीछे हमने एलिमेंट्स का जिक्र किया था, बायो एलिमेंट्स का, जो कि 16 थे, अब वो अलग-अलग तो नहीं पाए जा सकते ना। क्या करेंगे कि कोई ना कोई बॉन्ड बनाएंगे, जिस तरह आयनिक हो गया या कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। अब हमें पता है कि 2H और एक O मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, यानी वाटर। अब देखें इसमें 2 बायो एलिमेंट्स मिले हैं और एक नई चीज़ बना दी है जिसको हमने मॉलिक्यूल का नाम दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 बायो एलिमेंट्स या इससे भी ज़्यादा 3 4 5 6 अगर मिलकर कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम उस चीज़ को मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। अब एक छोटा सा एमसीक्यू है जिसको ये मैंने ऐसे स्केच सा उसका बना दिया है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर उसकी बात की जाए तो वो एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। एनॉर्मस का मतलब था बहुत ज़्यादा। और ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, जिस तरह ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, डिफरेंट है ना, और इनकी हंड्रेड्स टाइप्स होगी, डिफरेंट टाइप्स। फिर आगे आपने ये पॉइंट बना देना है इस पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये भी बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। जो छोटे होंगे हम उन्हें कह देंगे कि ये माइक्रो हैं, और जो बड़े होंगे हम उन्हें कह देंगे मैक्रो है। अब आगे देखिए इसकी सिंपल सी जो है इसकी डेफिनेशन है, आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ग्लूकोज वाटर है। अब जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पे आएंगे वो देखिए स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें मैक्रो कह देंगे। अब मॉलिक्यूलर लेवल में आप देखें कि आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर उसकी क्लासिफिकेशन लिख देनी है, और
ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड लेवल की, जो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। पहले हमने वर्ड पढ़ा था बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स ने मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाए। वो जो बायो मॉलिक्यूल्स है ना, अब वो क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। असेंबल का मतलब इकट्ठे हो जाएंगे इन ए पर्टिकुलर वे, एक ख़ास तरीके से, एंड फॉर्म ऑर्गेनेली। अब एग्जाम्पल देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनेली एंड आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। बस ये हो गया ऑर्गेनेली और उसकी डेफिनेशन, और साथ में मैंने इसकी डायग्राम भी बना दी है। अब हम देखते हैं सेल को। इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनेलिज जब असेंबल करेंगे टुगेदर, असेंबल फिर बता रही हूँ इकट्ठा होंगे, ठीक है, एंड फॉर्म सेल, जिसको हम यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। अब इसमें भी एक डायग्राम बनाऊंगी। जिस तरह एक एनिमल सेल है, उसके सेंटर में देखिए एक न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर मैं ऑर्गेनेलिज की डायग्राम बना रही हूँ, जो कि मैं तकरीबन 5 ऑर्गेनेलिज में शो कराऊंगी। देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर प्लास्टिड है, फिर गोल्जी अपरेटस है ये, फिर टेक्स्ट देखें, ये सेंट्रियोल है, और आगे ये जो डॉट डॉट लगाऊंगी ये है राइबोसोम। देखिए इस तरह से अगर आपको आ जाए ऑर्गेनेली, आपने सबसे पहले उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की उसकी डायग्राम बना दी। अब सेल आ गया है तो आपने एक सेल बनाकर उसके अंदर ये 5 ऑर्गेनेली शो करके अगर आप इसकी लेबलिंग कर देते हैं तो आप सोचें कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको भी समझ आ जाएगी, याद करना भी आसान हो जाएगा, और आपके जो पेपर चेक करने वाले चेकर हैं उनको भी आसानी होगी। मैं प्रेफर करती हूँ कि हर डेफिनेशन के बाद उसकी अगर कोई डायग्राम बन सकती है तो आप ज़रूर बनाएं, इसलिए मेरे लेक्चर्स में आपको ज़्यादा डायग्राम्स ही मिलेंगी। अब सेल की भी 2 टाइप्स होंगी, एक होगा सिंगल सेल और एक होगा मल्टी सेल। मल्टी में बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना होगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन से सिंगल सेल होंगे। जिस तरह प्रोकैरियोट्स है, प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। और वो सिंपल तरीन ऑर्गेनिज्म थे, और वो सिंगल सेल था उनमें सब में। हमारे पास 2 है यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। दोनों देखो पी से स्टार्ट है, आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो जाएगी। ये दोनों जो है वो सिंगल सेल है, और देखिए डायग्राम बैक्टीरिया इसमें शो करा दें, सिंगल सेल है। आगे देखें कुछ फंजाई, यानी मोस्ट फंजाई। इसका मतलब है कि कुछ जो होगी वो सिंगल होगी, और मोस्ट फंजाई जो होगी वो, अब मैं जो मल्टी सेलुलर की बताने लगी वो होगी। मोस्ट फंजाई ऑल एनिमल्स, तमाम एनिमल्स जो हैं, एंड ऑल प्लांट्स, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, और उनमें क्या होगा, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये आपकी बुक में मेंशन है, ये आपको MCQ आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो डायग्राम शो कराने जा रही हूँ वो मैंने एक छोटा सा पौधा बना दिया, प्लांट बना दिया, ठीक है। आप इसमें छोटा सा एनिमल को भी शो करा सकते हैं, कुछ भी कराना है इसमें करवा दें, वरना ना भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि डायग्राम जिसमें बन सकती है आप ज़रूर बनाएं। अब 4th नंबर पे जो लेवल है वो है टिश्यू लेवल। अब डेफिनेशन देखें कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस are organized into groups called tissues। अब देखें सेम सेल, यानी एक ही तरह के सेल, और उनका सबका काम भी एक जैसा होगा, जाहिर बात है ही वो सेम, और उनको क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे और वो बन जाएगा एक टिश्यू। इसी तरह फिर, और इसी तरह सिमिलर सेल्स जिनके सिमिलर फंक्शन होंगे उनको फिर एक और ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स जो होंगे ना वो बना देंगे टिश्यू लेवल। अब सिंपल से एग्जांपल है प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट्स हैं तो उसमें सारी बातें टिश्यू से मिलके बने हैं। अब आगे प्लांट टिश्यू की अगर बात की जाए तो उसमें देखें एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, और अगर एनिमल की बात की जाए तो उसमें नर्वस टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यूज हैं। ये सब पॉइंट्स आपकी बुक में मौजूद हैं। मैंने ये इजी नोट्स में आपके लिए हेडिंग्स जो हैं वो प्रोमिनेंट की हैं। अब जो 5th लेवल है वो होगा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आपने ये सारी हेडिंग्स याद करनी है कि कौन सा किस नंबर पे है। अब ये 5 नंबर है तो अंडरस्टूड है। इससे जो पिछला है वो टिश्यू था ना, अब आप बता सकते हैं कि ऑर्गन जो है वो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है, यानी कि कॉमन सेंस है। जो अगला है लेवल वो पिछले लेवल्स के मिलने से बनता है।
और अगर यहाँ पर आपको इनकी तरतीब बहुत अच्छे से याद होगी, आप आराम से बता सकते हैं। अगर तरतीब याद नहीं होगी तो आपके लिए मसला हो सकता है। इसलिए ये जो लेवल्स के नेम है ना, वो आपने बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। अब इस पे देखिए हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऊपर वाले में हमने जस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे हैं। अब देखिए डेफिनेशन, मोर देन वन टाइप्स ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक ए यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। टिश्यू वाले में हमने देखा था कि ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, और इस पे हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए यूनिट। ये देखिए थोड़ा सा वर्डिंग पे डिफरेंट है, लेकिन अगर इस तरह कंपेयर करके आप याद करेंगे ना तो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। अब देखें इसमें स्टमक की एग्जांपल है, बहुत सिंपल। वो एक ऑर्गन है जो कि बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है। उसका फंक्शन देखें, डाइजेशन करेगा प्रोटीन की, ठीक है, और स्टोरिंग फूड है। स्टमक जो है वो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनेगा, लेकिन अगर हम इसमें देखें कि टू मेजर टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, एपिथेलियल जिसे हम ग्लैंड्यूलर भी बोलते हैं, और मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। इसका मतलब है जो एपिथेलियल है वो कोई ना कोई ग्लैंड जो है वो सक्रीट करेगा, जिस तरह आगे देखिए सक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब ये जनरल नॉलेज है, हमें पता है कि स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है, जो कि हमारी डाइजेशन करती हैं प्रोटीन्स की, फूड की। अब ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो कौन सा टिश्यू रिलीज़ करता है, तो इसका आंसर होगा एपिथेलियल या ग्लैंड्यूलर। अब देखिए मसल टिश्यू, नाम से जाहिर है मसल्स, मसल्स, ठीक है। अब मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें देखें, जब मस्कुलर टिश्यू जो है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, स्टमक वॉल जो होंगी वो आगे पीछे ऐसे मूव करेंगी, कभी सिकुड़ जाएंगी कभी फैल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो फूड है उसकी ग्राइंडिंग होगी। जो हमारी फूड होगी वो क्या करेगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड हो जाएगी। इससे और क्या हमें होगा फ़ायदा, कि इस तरह करने से, यानी फैलने और सिकुड़ने से, जो हमारी उसमें स्टमक में फूड होगी ना वो आगे मूव कर जाएगी, यानी अगले हिस्से में जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसकी तरफ ये मूव कर जाएगी। अब ओवरऑल देखें, स्टमक का जो फंक्शन है वो डाइजेशन है। अब ये जो फंक्शन है वो दो टिश्यूज़ ने मिलकर परफॉर्म किया है, यानी एक ने गैस्ट्रिक जूस खारिज किया और दूसरे ने क्या किया, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से उस जूस को मिक्स किया फूड में, ग्राइंडिंग की और उस फूड को आगे पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करा दिया। अब देखिए दो टिश्यूज़ थे, उन्होंने मिलकर काम किया और एक ऑर्गन बना दिया जिसको हमने स्टमक कह दिया। अब अगर ये दो टिश्यूज़ ना मिलते तो ये कभी भी ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट ना होता। एंड में स्टमक की डायग्राम देखें। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना देंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जिस तरह से एक सिस्टम हम देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस पूरे सिस्टम का काम है खुराक को डाइजेस्ट करना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम डैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, ओरल कैविटी है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियास। यानी ये सारे ऑर्गन्स के नेम हैं। अब ये सारे जब मिलकर ही काम करेंगे फिर ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। अब डायग्राम देखें, ये देखें ऊपर मैंने ओरल कैविटी शो करा दी, ठीक है, फिर स्टमक बन गया, फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन वो छोटी सी है, फिर लार्ज बना दी। आप प्रैक्टिस करके इससे भी अच्छी डायग्राम बना सकते हैं, ये जस्ट एक छोटा सा स्केच मैंने आपको दिया है। अब एक एमसीक्यू है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। अब इसमें देखें कि डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते हैं एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जैसा कि एक इंसान है, अगर हम बात करें किसी पौधे की, तो हम क्या कहेंगे, एक पौधा, ठीक है, प्लांट्स में देखा जाए एक पूरा अगर पौधा है। अगर जानवर में देखा जाए तो पूरा एक जानवर, ये पूरा एक इंडिविजुअल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम जो होंगे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और बहुत सारे सिस्टम मिलकर जो है वो उसका पूरा निज़ाम जो है वो चलाएंगे। हम देखें बहुत इसी इसमें इसकी एग्जांपल है, मैंने मैन इज़ एंगेज्ड इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल है,
ये एक मस्कुलर वर्क है, ठीक है, जिसमें हमारे मसल्स इन्वॉल्व है। जिस तरह देखें हम बाजू की एक्सरसाइज करें तो बाजू क्या है, हमारे मसल्स हैं। हम देखते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो सांस है, जो हार्ट बीट है, वो तेज़ हो जाती है। अब जब हमारा सांस जो है उसकी रफ्तार तेज़ होगी तो ये हमारा रेस्पिरेशन और ये हार्ट वाला सारा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि हमारे सांस लेने पे आसानी हो। और क्या होगा, एक्सरसाइज के बाद देखिए हमें भूख भी लगेगी, हम खुराक ज़्यादा लेंगे। तो आप खुद देख लें कितने सारे इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन को होता है आबादी। अब इस पर डेफिनेशन देखते हैं कि ए पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी ऑर्गेनिजम्स of the same species located at the same place in the same time। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें सेम होंगी, सेम स्पीशीज़ होगी, सेम प्लेस होगी और सेम टाइम। अब ये जो वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको हम देखते हैं। अब देखें कि ग्रुप होना चाहिए ऐसा जो आपस में रह सकें। जिस तरह ग्रुप ऑफ ह्यूमंस की बात कर लें, ग्रुप ऑफ लायन, ग्रुप ऑफ कैट, ग्रुप ऑफ माउस। अब ये एक स्पीशीज़ है, जिस तरह कैट एक स्पीशीज़ है, माउस एक स्पीशीज़ है, ह्यूमन एक स्पीशीज़ है। यानी एक ग्रुप में एक जैसे इंडिविजुअल होंगे, जैसे इंसान है तो सारे इंसान ही होंगे। अब एग्जांपल देखें कि इसमें पाकिस्तान में 2010 में एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक हमने देखे कि 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स थे हमारी पॉपुलेशन में। अब देखें पाकिस्तान है, यानी सेम प्लेस आ गई। सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में सेम स्पेस आ गई, ठीक है। अब 2010 है तो सेम टाइम आ गया। अब इंडिविजुअल जो है वो इसमें वुमेन्स की बात कर रहे हैं, 173.5 मिलियन इंडिविजुअल, यानी सेम स्पीशीज़ की बात आ गई। तीनों आपको यहाँ पर उन्होंने बता दिए। अब है MPF, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा था, इसका है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर। उन्होंने ये सर्वे किया था और ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि 2010 में जो थी पाकिस्तान की पॉपुलेशन या इंडिविजुअल कितने थे, तो आपने ये क्वांटिटी याद रखनी है। अब स्पीशीज़ जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसा ग्रुप जो आपस में इकट्ठे रह सके, आपस में उनकी शादियां हो सकें। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक इंसान है, उसकी दूसरे इंसान से ही शादी होगी, उसकी बिल्ली से तो शादी नहीं हो सकती ना, या उसकी किसी डॉग से या लायन से नहीं ना हो सकती। तो बस मेरा ख्याल है ये सेंटेंस ही आप लोगों के लिए काफ़ी, आप लोगों को समझ आ गई होगी। बुक में इसके पेज नंबर 10 पे प्रॉपर डेफिनेशन एक बॉक्स में है, वो आप देख लें। अब इसी तरह हैबिटेट वर्ड है, इसकी भी डेफिनेशन बॉक्स में मौजूद है। अब ये होता क्या है, ये घर है, हैबिटेट घर को बोलते हैं। जिस तरह ये हमारा घर है, हम जहाँ रह रहे हैं, हम क्या कहेंगे, ये हमारा हैबिटेट है। यानी ऐसा एरिया है इन्वायरमेंट का जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, वो उसकी हैबिटेट हो। अब आ गया है कम्युनिटी लेवल, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब होता है मुआशरा। अब यहाँ पर होगा कि सब मिलकर रहेंगे, यानी आप देखें हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंसान और जानवर इकट्ठे भी रहते हैं। जिस तरह देखें कि कुछ लोगों ने अपने घरों में बिल्लियाँ रखी होती हैं, कुछ ने डॉग्स रखे होते हैं, कुछ ने और एनिमल्स रखे होते हैं, वो मिलकर रह रहे होते हैं ना, शेयर कर रहे होते हैं कॉमन नेटवर्क को। अब इसमें डेफिनेशन देखते हैं, कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिव ऑर्गेनिज्म दैट मे बी ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट भी हो सकती है और शेयर करें एक कॉमन हैबिटेट, यानी घर उनका एक ही हो। अब इसमें एग्जांपल देखें, फॉरेस्ट की एग्जांपल है, उसको उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट कंसीडर्ड एज ए कम्युनिटी। उसमें अब कौन कौन आएगा, डिफरेंट प्लांट्स होंगे, अब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, फंजाई है इसमें, एनिमल स्पीशीज़ भी होंगी। अब ये सब मिलकर रह रहे हैं एक जंगल में और हैबिटेट भी शेयर कर रहे हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सोशल यूनिट है, ठीक है। एक यूनिट उन्होंने बना लिया वेयर इट्स मेंबर्स शेयर ए कॉमन नेटवर्क, सब ने वो एक कॉमन नेटवर्क ही शेयर करना है। अब एक MCQ आपको आ सकता है कि कम्युनिटी इज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज
और अदर में डिक्रीज। जिस तरह हम सिंपल एग्जांपल ले लें कि एक एरिया है, वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा है, अगर हम वहाँ पर बिल्लियों को भेज दें वो सबको खा लेंगी, तो अब क्या होगा, कैट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर, और चूहे जो होंगे, माउस पॉपुलेशन वो कम हो जाएगी। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल भी समझ लें तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि पॉपुलेशन इसमें कम्युनिटी में इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन आ सकता है, या कोई और ऑप्शन आकर के आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, तो इसमें देखेंगे 2 आएंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखिए सिंपल में ए फॉलन लॉग। अब इसका मतलब है कि दरख्त का एक हिस्सा जो नीचे गिर जाए, इसको फॉलन लॉग बोलते हैं। अब ये क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट होगा जिसमें नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत कम होगी, लिमिटेड होगी, तो इसलिए हम उसको सिंपल कम्युनिटी बोल रहे हैं। इसके मुकाबले में देखें एक पूरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी, तो देखिए पूरा जंगल है, तो उसमें कितनी सारी उसके नंबर होंगे स्पीशीज़ के, और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। अब आगे 2 पॉइंट्स हैं कि जो सिंपल कम्युनिटी है, अगर उसमें कोई चेंज आता है थोड़ा बहुत, बायोटिक या एबायोटिक, तो क्या होगा, क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी है तो वो सारी की सारी कम्युनिटी भी ख़त्म हो सकती है, और ये जो इफ़ेक्ट होगा ये ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होगा। ड्रास्टिक का मतलब होता है शदीद, एंड लॉन्ग लास्टिंग का मतलब देर पा, यानी बहुत देर तक ये इफ़ेक्ट रहेगा, और बहुत देर तक ये कम्युनिटी जो है वो ऐसे ही रहेगी। तो ये एक एमसीक्यू का पॉइंट है जो आपने याद करना है। अब हमारे पास है 9th लेवल जो है बायोस्फीयर लेवल। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, स्फीयर को हम कहेंगे हिस्सा, यानी ज़िंदगी का हिस्सा। अब डेफिनेशन देखते हैं कि द रीजन ऑन अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एक्सिस्ट, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। वो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा भी हो सकता है, ज़मीन के नीचे वाला भी हिस्सा हो सकता है, यानी जहाँ जहाँ आपको ज़िंदगी नज़र आ रही है ना, उस सारे हिस्से को, एरिया को हम कहते हैं कि ये बायोस्फीयर है। अब इसकी एग्जांपल देखें, इस इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स, यानी इकोसिस्टम की अब डेफिनेशन क्या है, जो ये जो ब्रैकेट पे है कि वो एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इट्स मीन कि इसमें तमाम इकोसिस्टम आ जाएंगे, और इसको हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो आपने ये इसकी डायग्राम बाद में ज़रूर ड्रा करनी है, जो कि बहुत सिंपल है, जस्ट आपने इन लेवल्स के नेम लिख देने हैं बस, और कुछ नहीं करना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपने सारे लेवल्स के नाम लिख के, उनकी डेफिनेशन लिख के एग्जांपल्स दे देनी है, और एंड पे आपने ये डायग्राम ड्रा कर देनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको इजी लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो मैं बुक के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो आपकी बुक में है। हाँ, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें लिखी हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर टर्म की डेफिनेशन वो भी इजी, साथ में एग्जांपल और साथ में डायग्राम ज़रूर हो, ताकि आप लोगों का हर तरह से फ़ायदा हो। एक तो आपको समझ आ जाए, और दूसरा आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाए। अगर तो आपको ये वीडियोस इजी लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, लाइक भी किया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए और आसान टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।